का दौर कब से कब तक चलता है? तो शीत युद्ध का दौर चलता है किस सन से किस सन तक? 1945 से कब तक? 1991 तक। तो शीत युद्ध का दौर क्या है, इसके पहले ही जाने कि ये है आपका यूएसए, ठीक है, यूएसए में ये उत्तरी अमेरिका, ये आपका हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया आपका अफ्रीका, ये क्या है आपका यूरोप, ये आपका क्या है, इसको मान लेते हैं ये आपका एशिया, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। शीत युद्ध का दौर क्या है? शीत युद्ध को दौर जानने से पहले ये जाने कि यूरोप से ही लगभग 14वीं सदी में यूरोप में क्रांति आती है, नए नए विचार आते हैं, विज्ञान का दौर शुरू होता है यूरोप से। जिन ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं तब यहाँ से अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग देशों को लोग खोजना शुरू करते हैं। एक कल हमने बताया थे कि अलग अलग देशों को खोजना शुरू करते हैं। किस लिए खोजते हैं? तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए और व्यापार करने के लिए, ठीक। तो कई कई देश खोजे, उनसे इनका व्यापार शुरू हुआ, व्यापार के माध्यम से इनके पास पैसे आने शुरू हुए। जैसे ही यूरोप के देशों के पास पैसे आने शुरू होते हैं, लेकिन अब पैसों का क्या किया जाए? इन पैसों के लिए उन्होंने ये सोचा कि व्यापार के माध्यम से इतने पैसे आ गए हैं तो इस पैसे से हम औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू करें। औद्योगिकरण के पहले होता क्या था कि कोई भी लोग अपने कच्चे माल को कारीगर के पास लेके जाते थे और कारीगर बना करके इनको वस्तु के रूप में दे देता था, ये बेचते थे। जब इनके पास पैसा आ गया तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा किया जाए, एक जगह से बनाई जाए। तो एक ही जगह उन्होंने उद्योग की स्थापना कर दी है, कच्चा माल भी वहीं आ गया, कारीगर भी वहीं आ गए और बनने लगे। जब सारे वस्तुएं इनके पास बनने लगे तब इनको ज़रूरत है एक बड़े मार्केट की, तो इसी अलग अलग देशों में ले जा करके इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। और कच्चे माल की भी ज़रूरत होगी क्योंकि औद्योगिकरण जब आएगा तो वस्तु बनेंगे, वस्तु बनाने के लिए हमको कच्चे माल की ज़रूरत है। कच्चे माल आ गए, वस्तु बन गया, तो उस वस्तु को हमको दूसरे बाजार में ले जाके बेचना भी है। तो जब अलग अलग देशों में व्यापार शुरू हुआ तो धीरे धीरे इन लोगों ने ये सोचा कि और सारे हम देश में पहुंचाएं अपने वस्तुओं को। तो उसके लिए इन्होंने शुरू किया औपनिवेशीकरण। अलग अलग देशों को उन्होंने औपनिवेश बनाया। औपनिवेश ऐसे देशों को चुना जहाँ के प्राकृतिक संसाधन अधिक थे और मार्केट की भी व्यवस्था हो जाए, उस मार्केट में अपने वस्तुओं को बेचें। तब इन्होंने इसी तरह की एक कंपनी हमारे वहाँ आई थी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी। तो जब यहाँ से व्यापारीकरण का दौर शुरू होता है तो व्यापारीकरण के बाद औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया होती है। औपनिवेशीकरण करते हैं और अपने मार्केट को बड़ा बनाना चाहते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का अलग अलग देशों से अपने वहाँ लाना चाहते हैं। इसी तरह का सारे यूरोप के देश लगभग करना शुरू कर देते हैं, औपनिवेश बनाना शुरू करते हैं। तब धीरे धीरे जब उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया होगी तो यहाँ के जो देश होंगे वो आपस में लड़ना चाहेंगे कि हमारे पास ज़्यादा औपनिवेश रहे, हमारे पास ज़्यादा औपनिवेश रहे, ये ना चाहेंगे। तो इसी के ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने हथियार भी बनाना शुरू किए क्योंकि हम अपने देश की रक्षा सुरक्षा भी करें। अगला देश भी यूरोप में बनाने लगा, सारे लोग ऐसे करने लगते हैं। तब क्या होता है, इसके बाद यहीं पे एक देश है जर्मनी, क्या है ना जर्मनी। जर्मनी के बगल में एक देश और है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो बताया जाता है कि ऑस्ट्रिया की एक राजकुमार था
ऑस्ट्रिया का राजकुमार कहाँ चला जाता है? राजकुमार, ऑस्ट्रिया का राजकुमार बोस्निया की राजधानी सराजेवो जाता है। बोस्निया की राजधानी सराजेवो, इसकी एक राजधानी है, राजधानी सराजेवो। बोस्निया की राजधानी सराजेवो जाता है और इस सराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दिया जाता है। बोस्निया की राजधानी सराजेवो गया और इस सराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दिया गया और इस हत्या का आरोप किस पे लगाया गया? इस हत्या का आरोप लगा सर्बिया पे। सर्बिया एक देश है, इस सर्बिया पे आरोप लगा। तब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे हमला कर दिया, नहीं? क्योंकि भाई इसको पता चला कि हमारे राजकुमार का इसने हत्या कर दिया, तब सर्बिया पे आरोप लगा तो सर्बिया पे इसने हमला कर दिया। बगल में जर्मनी था, जर्मनी ने कहा कि अब हम तुम्हारा सहयोग करते हैं, तुम उस पर हमला करो। अब उसी के बगल में ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन थे। इस सर्बिया के बगल में ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन, इन तीनों देश सर्बिया की मदद करने लगे कि क्यों ये जर्मनी इसका सहयोग कर रहा है, क्या जरूरत है इसको करने की? भाई आपस में है, दोनों लड़ रहे हैं तो लड़ने देते हैं, लेकिन ये काहे लड़ रहा है, इसका सहयोग कर रहा है तो हम लोग इसका करते हैं। तो यहीं से शुरू हो गया प्रथम विश्व युद्ध। लगभग 1914 की ये बात है कि यहाँ का राजकुमार, ऑस्ट्रिया का राजकुमार बोस्निया में जाता है और बोस्निया की राजधानी सराजेवो, यहीं पे इसकी हत्या कर दिया जाता है और इस हत्या का आरोप सर्बिया पे लगाया जाता है और सर्बिया पर इसीलिए ऑस्ट्रिया ने हमला कर दिया। जब सर्बिया पे हमला कर दिया तो जर्मनी इसका सहयोग कर दिया। जो ही जर्मनी ने उसका सहयोग किया, सर्बिया के पक्ष में ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन आ गए। इन सब ने क्या किया, इसका सहयोग करने लगे। यहीं से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध है कब से कब तक चलता है? प्रथम विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध था वह चलता है 1914 से लेकर के कब तक चलता है? 1914 से लेकर के 1918 तक चलता है। 18 में इन सबके देशों को हरा दिया जाता है। ये सभी देश मिल करके सबको हरा देते हैं, बचता है जर्मनी। जर्मनी को भी अंत में हरा दिया जाता है और हराने के बाद 1919 में एक संधि होती है जिसको हम बोलते हैं वर्साय की संधि। कब? 1919 में एक संधि होती है। संधि को क्या कहते हैं? वर्साय की संधि। वर्साय की संधि, जो वर्साय की संधि होता है, इस संधि के तहत क्या कहा गया? इस संधि के तहत ये कहा गया कि जर्मनी ने जितने भी देशों को उपनिवेश बनाया था उन सभी उपनिवेशों को फ्रांस और ब्रिटेन ने मिल करके बांट लिए, है ना, आपस में मिल करके बांट लिए। क्योंकि जर्मनी हार गया, जर्मनी इस युद्ध में हार गया, बीच में बड़ा कूद के चला था, सहयोग करके लड़ाई करने हार गया। इसके साथ वर्साय की संधि हो गई। संधि में हुआ कि क्योंकि हमने कहा ना, यूरोप में जब औद्योगिकरण आता है तो उस औद्योगिकरण के लिए इनको बहुत बड़े मार्केट की जरूरत है, कच्चे माल की जरूरत है। तो इसके लिए उन्होंने कई देशों को औपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। जब धीरे धीरे इसने औपनिवेश बनाना शुरू किया तो ये युद्ध होने लगा। युद्ध के बाद इस जर्मनी का जितने भी देशों को औपनिवेश बनाया था, वर्साय की संधि के तहत ये ब्रिटेन, फ्रांस ये सब आपस में बांट लेते हैं। सब भाई हार गया था, उसको देना पड़ा, सारा उपनिवेश दे दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा अपमान था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, ऐसे चलता रहा। फिर 1933 में आता है कौन? हिटलर। और एक चीज और होता है, उसके पहले जब ये सब ने बांट दिए
तो फ्रांस ने क्या किया, इस वर्साया की संधि के बाद फ्रांस ने जर्मनी के किनारे किनारे जितने भी देश थे उससे मित्रता करना शुरू कर दिया, ताकि अगर कुछ हो तो इसको तुरंत हरा दिया जाएगा। तो ये समय बीत गया। तब 1933 में हिटलर किसी राजनीतिक पार्टी के रूप में आता है, सत्ता में आता है, और धीरे धीरे वो अपनी पैंट बनाता है और वहाँ का बनता है शासक। लेकिन उसी समय लगभग प्रथम विश्व युद्ध के आसपास ही 1917 में रूस की क्रांति होती है। 1917 में कैसी क्रांति? रूस की क्रांति। रूस की क्रांति हमने कहा यहाँ पे क्या चल रहा था? पूंजीवाद था। यहाँ भी पूंजीवाद था, लेकिन यहाँ भी पूंजीवाद चल रहा था। तो रूस में एक क्रांति आती है पूंजीवाद के खिलाफ। पूंजीवाद का मतलब क्या है कि उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार हो और उत्पादन का कार्य भी पूंजीपतियों के द्वारा किया जाए, उसको हम बोलते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। तो पूंजीवादी टाइप का चल रहा था। तो इसके खिलाफ एक क्रांति आती है और पलट दिया जाता है, यहाँ पे स्थापित हो जाता है समाजवाद। यहाँ पे आ जाता है समाजवाद। कहा जाता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और एक होकर के सारे पूंजीपतियों का धन छीन लिया जाए और छीन करके यहाँ समाजवाद की स्थापना कर दिया जाए। तब यहाँ पे USSR यानी USSR सोवियत संघ में क्रांति कब आता है? रूस की क्रांति जिसे कहा जाता है 1917 में आता है, और एक क्रांति पूंजीवाद के खिलाफ आता है और इसी में शुरू हो जाता है क्या? समाजवाद की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो प्रथम विश्व युद्ध में ही समाजवाद आ गया। अब धीरे धीरे ये समय बदला। हमने कहा कि 1933 के आसपास आ जाता है हिटलर। 1933 में आ गया हिटलर। कुछ समय और बीता, ऐसे चलता रहा। और उसी समय इटली में आता है मुसोलिनी। इटली में किसका शासन आ गया? लगभग उसी समय, ये बगल में है इटली आ गया, मुसोलिनी आ जाता है। इटली में ये भी यहाँ का शासक था। सोनिया गांधी का जन्मदिन है, यही हुआ था जन्म इटली में। और ये तो दो देश हो गए जो तुम शासन करने वाले। और एक और था यहीं पे जापान में सैन्य शासन था। तो ये तीनों देश में, जापान यहाँ पे है। जापान चाह रहा था कि हम पूरे एशिया का साम्राज्य स्थापित करें, एशिया में शासन करें। और ये जर्मनी है, जर्मनी यूरोप में शासन करना चाह रहा था। इटली ये नीचे है, तो इधर अफ्रीका में शासन करना चाह रहा था। इसे चलने लगा। अब तीनों हो गए ना एक तरफ शासन करने वाले। तब अब क्या होता है, धीरे धीरे कुछ समय के बाद जर्मनी की सोच, इटली की सोच, जापान की सोच लगभग मिलने लगी, क्योंकि सब साम्राज्यवादी थे, शासन करना चाहते थे। 1 सितंबर 1949 को पोलैंड पर जर्मनी ने हमला कर दिया। 1 सितंबर 1949 को जर्मनी ने क्या किया? पोलैंड पर आक्रमण किया। और यहीं से बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। जर्मनी ने किस पर आक्रमण किया? पोलैंड पर आक्रमण किया। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। कब? हाँ, अप्रैल 1949 के आसपास आक्रमण किया। सितंबर 1949 में हमला किया और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो जर्मनी हुआ, जर्मनी ने इस पे हमला किया। फ्रांस को भी जर्मनी ने जीत लिया, और जीत करके बगल में फ्रांस था, जर्मनी ने फ्रांस को भी जीत लिया। फ्रांस को जीतने के बाद उसने बगल में ब्रिटेन था, इस ब्रिटेन पे भी हमला किया, लेकिन इसको जीत नहीं पाया। तो यहाँ तक आपका रूस आ जाता है, USSR। तब इस पे जर्मनी ने इस पर हमला किया।
किनारे किनारे वाले क्षेत्रों को उसी समय। तो जब इसको जीत नहीं पाया ब्रिटेन को, तो जर्मनी ने इस पे यूएसएसआर पे हमला किया। तो यूएसएसआर ने बोला कि जर्मनी हम पे इधर से हमला कर रहा है, तो ब्रिटेन और फ्रांस से बोला कि आप लोग उसको पीछे से हमला करिए, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। फिर कुछ एरिया जीत लेता है, फिर ऐसे ही चलता रहता है। और उसी समय इधर है जापान। जापान ने चीन के कुछ क्षेत्रों पर हमला कर देता है, चीन के कुछ क्षेत्रों पर हमला करके अपना जीत लेता है। और बाद में यूएसए का एक द्वीप है यहाँ पे, होनोलुलु करके नाम है, होनोलुलु द्वीप कुछ है, द्वीप है, तो उस पर हमला करता है। तो इधर से आ जाता है आपका यूएसए। तब अब यूएसए भी इसी वाले में शामिल हो जाएगा। किसके तरफ होगा? ब्रिटेन नहीं, जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ हो जाते हैं। इसको बोलते हैं ध्रुवीय राष्ट्र। जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चलता है? द्वितीय विश्व युद्ध 1949 लिखिए, 39 से होगा ना, 1939 से लेकर के 1945 तक चलता है। इस द्वितीय विश्व युद्ध में दो लोग भाग लेते हैं। कौन कौन? एक को बोलते हैं मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, और एक को क्या बोलते हैं? ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र हो गया और ध्रुवीय राष्ट्र हो गया, या ध्रुव राष्ट्र भी बोलते हैं। तो ध्रुव पे कौन कौन था? तो सबसे पहले ऊपर था जर्मनी, उसके बाद इटली और जापान, और भी थे। और इधर मित्र राष्ट्र में कौन कौन आ जाएगा? यूएसए, यूएसए भी हो गया, इधर ब्रिटेन है, और फ्रांस, ये भी था ना, यूएसएसआर, ये भी था ना। तो एक तरफ मित्र राष्ट्र, एक तरफ ध्रुवीय राष्ट्र। ध्रुवीय राष्ट्र मतलब जो एकदम केंद्र में थे, यहीं से न शुरू हुआ। तो इधर आक्रमण हो गया। इधर आक्रमण होने के बाद अब सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो सबसे पहले जर्मनी को हराएं, आत्मसमर्पण जर्मनी कर दिया, बाद में इटली कर दिया। हाँ हाँ, मर जाता है। तो उसके बाद बचा जापान। जापान में 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नामक शहर पे बम गिरा दिया जाता है। लिटिल बाय नामक उसका नाम रखे थे, लिटिल बाय। परमाणु बम गिरा दिया जाता है। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को कहाँ पे? नागासाकी में, फैटमैन नाम से ना, फैटमैन नामक परमाणु बम गिरा दिया जाता है। और अंत में जापान भी आत्मसमर्पण कर देता है। ये कर देगा, आत्मसमर्पण कर दिया, द्वितीय विश्व युद्ध उनके समाप्त हो जाता है। यानी ये जो बम गिरा दिए तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। फैटमैन और लिटिल बाय। तब क्या होता है? धीरे धीरे यह दौर ऐसे चलता रहा। अब देखिए, ये जो देश इकट्ठा हैं, यहाँ पे कैसी व्यवस्था है? पूंजीवाद है, केवल इसको छोड़ के नहीं हो जाएगा यहाँ पे। तो इन सब देशों से
विचार मिलेंगे नहीं, ये सब तो खत्म हो गया। यहाँ लोगों में विचार नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे सबसे बड़ी शक्ति एक चीज और हुआ कि यूएसए ने जब जापान पे बम गिराया, परमाणु बम, तो परीक्षण किया होगा ना, तो इन सबको किसी को पता नहीं था, इसको भी नहीं पता था कि तो बम रखा है उधर फोड़ दिया, कभी भी हमारे भी फोड़ देगा। तब अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच ये विवाद होने लगा, क्या हो, क्योंकि यहाँ पूंजीवाद है, यहाँ समाजवाद है, ये अपने को शक्तिशाली बताएगा, ये अपने को शक्तिशाली बताएगा, ऐसा दौर चलने लगा। तब 1945 से 91 तक इन दोनों के बीच में ही चलता है शीत युद्ध का दौर, यानी युद्ध नहीं होता है, बस युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। अब युद्ध हो जाए तब युद्ध हो जाए, केवल युद्ध होता नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से कोई युद्ध नहीं होता है, बस युद्ध ऐसी माहौल की स्थिति बनी रहती है। तो 1945 से 1991 तक ऐसी स्थिति चलता है, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर बम गिरा दे तो आधा खत्म हो जाएगा, ये गिरा दे तब, क्योंकि दोनों के पास तो परमाणु बम है, तो बस कोई किसी के ऊपर हमला नहीं करता है, बस एक दूसरे को घेरने की शुरुआत करते हैं कि कैसे घेर लिया जाए। तो जब ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, तो खत्म होने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की भी स्थापना किया जाता है। यूएनओ, इसकी स्थापना यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब सब कुछ खत्म हो गया। तो एक चीज और आता है, अब ये जो जर्मनी है, द्वितीय विश्व युद्ध में ही चलते हैं हम, तो जर्मनी में यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इन सब ने इसके आधे जर्मनी पे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इधर यूएसएसआर भी इसके आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन, बर्लिन है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। द्वितीय विश्व युद्ध की ये बात है कि सबको हरा ही रहे थे ना इन सारे देशों के सभी मित्र राष्ट्र मिलकर के, तो इधर से जब हमला हुआ तो आधे क्षेत्र पर इनका कब्जा हो गया, आधे क्षेत्र पर इनका कब्जा हो गया। अब राजधानी जर्मनी जो है दो भाग में बट गया, इधर हो गया पूर्वी जर्मनी, इधर हो जाएगा पश्चिमी जर्मनी, यह हम कहें, और इसकी राजधानी थी अभी दो भाग में बट जाएगा, बर्लिन। हाँ, तब क्या होता है 1961 में, अब जब इन दोनों के बीच शीत युद्ध शुरू होता है 45 से ही, तो 1961 में ही बर्लिन की दीवार बना दी जाती है बीच में। कब? 1961 में बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार कब? 1961 में लगभग 150 किलोमीटर की दीवार बनी होता है। इसलिए दीवार बनाया गया कि इधर की सेना इधर, इधर की सेना इधर, बीच में दीवार रहेगा तो युद्ध की स्थिति नहीं बन पाएगी, दीवारें बन गई। इधर हो गया पूर्वी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, इधर हो गया पश्चिमी जर्मनी। बर्लिन की दीवार बन गई 150 किलोमीटर का, दोनों मिल करके बनाया। हाँ, ये बनाया। मित्र राष्ट्र इधर हो गए। अच्छा, अब जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध का दौर 1945 से लेकर 91 के बीच में, शीत युद्ध का दौर जब खत्म हो गया, तब बची दो बड़ी बड़ी शक्तियाँ, एक अमेरिका और एक यूएसए। तो पूरी दुनिया दो भाग में बट गया, एक पश्चिमी दुनिया इधर हो गया और एक हो गया पूर्वी दुनिया, यानी ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया पश्चिमी गुट, ये हो गया पूर्वी गुट, पश्चिमी गुट, पूर्वी गुट। शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध के कारण क्या हो गया, पूरी दुनिया दो भागों में बट गया, एक है
पश्चिमी गुट और एक है पूर्वी गुट। इधर लिख देते हैं पश्चिमी और इधर लिख देते हैं पूर्वी गुट और इधर हो गया पश्चिमी गुट। अच्छा, पश्चिमी गुट में कैसी व्यवस्था थी? पूंजीवादी व्यवस्था थी, यहाँ पे पूंजीवाद चलता था और ये जिस पे शासन करना चाहता था यहाँ पे समाजवाद चलता था। समाजवाद अब ये होगा, ये चाहेगा कि हमारी तरफ कई सारे देश शामिल हो जाएं, नहीं चाहेगा कि हमारी तरफ कई देश शामिल हो जाएं, ये नहीं चलेगा। तो कुछ इसने सैन्य संधियां स्थापित की, सैन्य संधि, जैसे नाटो, नाटो की स्थापना इसने की। किसकी? नाटो। तो नाटो किसका है? पश्चिमी गुट का है। इसकी स्थापना कब किया जाता है? 4 अप्रैल 1949 को किया जाता है। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना किया गया, नाटो। और उनका नाटो पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? इसमें जब स्थापना किया गया तो इसमें 12 देश शामिल हुए और ये कहा गया कि जो भी 12 देश शुरू में जब स्थापना हुआ तो 12 देश इस गुट में शामिल हुए। इसमें ये कहा गया कि अगर उन 12 देशों पर कोई 13वां देश हमला कर दे किसी एक पे, तो अमेरिका कहेगा कि हमारे पे हमला हुआ, सभी लोग मिलकर के उसको हरा दिया जाएगा। ये एक सैन्य संगठन हो गया। चाह रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा हम इन देशों में जोड़ लें, जोड़ करके अपनी सीमा मजबूत कर लें, क्योंकि जब नाटो की स्थापना होगी तो अमेरिका वहाँ पे जा करके अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर लेगा। तो धीरे धीरे इसमें कई देश शामिल होते गए। आज के डेट में अगर देखें तो 29 देश इसमें शामिल हैं नाटो में वर्तमान में। भारत इसका सदस्य नहीं था, बाद में बात करते हैं। अभी यानी 1949 में ही इसका गठन हो गया नाटो का। अच्छा, पूर्वी गुट में कौन सा बनाया? यह बनाया वारसा पैक्ट 1955 में। वारसा पैक्ट, वारसा पैक्ट कब बना? 1955। या इसमें कौन था? इसमें यूएसएसआर के तरफ जाने वाले देशों को शामिल किया गया। अच्छा, अब भारत हमारा स्वतंत्र हो गया होगा तो अब वो किस में शामिल होगा? अगर इस गुट के साथ शामिल हो तो वारसा पैक्ट इधर शामिल हो जाएगा, तब नाटो के साथ शामिल होगा। किसके साथ शामिल होगा? तो भारत क्या किया? किसी में शामिल नहीं हुआ। इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन, या पूरी दुनिया 2 गुट में बट गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, पूर्वी गुट, पश्चिमी गुट। भारत उसी समय स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र के बाद वो सोचा अगर हम इसके तरफ शामिल हो जाएंगे तो वो सब नाराज हो जाएंगे, और इसके तरफ शामिल होंगे तो ये नाराज हो जाएगा। तो क्या किया जाए? सब एक अलग बना गुट, इसमें गुट निरपेक्ष, हम किसी गुट में नहीं रहेंगे। किसने बनाया? हाँ, तो इसमें कई सारे देश गुट निरपेक्षता में शामिल हुए। दक्षिणी एशिया के कई देश शामिल हुए, गुट निरपेक्ष आंदोलन बना। अच्छा, अब ये बताइए, मान लेते हैं शीत युद्ध का दौर चल रहा है, तो शीत युद्ध का कारण क्या रहा होगा? किस कारण शीत युद्ध हुआ? आखिर शीत युद्ध का क्या कारण रहा?
शीत युद्ध का दौर चला 1945 से 91 तक, लेकिन इसका कारण क्या रहा? तो सबसे पहला कारण हम बोल सकते हैं महाशक्ति बनने की होड़। हम उसी को न मानेंगे कि सबसे बड़ी शक्ति कौन है, यानी शीत युद्ध का अगर हम कारण यहाँ लिख दें, शीत युद्ध का कारण, शीत युद्ध का कारण तो महाशक्ति बनने की होड़ था कि ये महाशक्ति बने कि USSR बने, महाशक्ति बनने की होड़। और क्या, विचारधारा की भी तो लड़ाई थी, इधर पूंजीवाद था उधर समाजवाद था, विचारधारा की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई, परमाणु युद्ध का भी डर था, शीत युद्ध चलने लगा, कहीं ए न बम उस पे फेंक दे, कहीं ओ न इस पे फेंक दे, कहेंगे क्या हो गया, परमाणु युद्ध का डर, परमाणु युद्ध का डर। और क्या लिखते हैं, वाक युद्ध चलता था बड़ा, ये कुछ बोलते थे, ये कुछ बोलते थे, वाक युद्ध। तो शीत युद्ध के इतने कारण लिख सकते हैं अगर आ जाए 2-3 नंबर का, शीत युद्ध के कारण हो गया। अच्छा मान लेते हैं शीत युद्ध का दौर है और ये पूरी दुनिया 2 गुटों में बटा हुआ है, तो इसमें छोटे देश अगर इसमें शामिल होते हैं तो उनको क्या लाभ होगा? मान लेते हैं कि कोई भी इस चाहे पूर्वी गुट चाहे पश्चिमी गुट में शामिल होते हैं, तो इस गुट में शामिल होने के लाभ क्या होंगे? अभी हानि नहीं, केवल लाभ। सबसे पहली बात उनको सुरक्षा मिल जाएगी, नाटो का सदस्य बनेंगे तो नाटो उनको सुरक्षा देगा ना, पूरा कोई अगर हमारे पर हमला करेगा तो तुरंत सारे देश एक्टिव हो जाएंगे, उसको जा हरा देंगे। और एक चीज़ और होगा, हथियार भी उसको मिलेगा, अगर हम इसमें शामिल होंगे तो नाटो के सदस्य मिलकर हमके हथियार एकदम उपलब्ध करवाएंगे कि नहीं, तो ये भी हमको लाभ हो गया। और क्या है, आर्थिक सहायता भी सारे देश मिल करके करेंगे, मतलब हमारे वहाँ आपदा आ गया तब हम नाटो के सदस्य हैं, सारे सदस्य मिल करके कुछ पैसा भेजेंगे हमारे वहाँ, तो ये लाभ हो गया। तो लाभ क्या क्या होगा, किसी भी हम कहें छोटे देशों को लाभ, किसी गुट में शामिल होने पर छोटे देशों को लाभ क्या क्या होगा? तो सबसे पहली लाभ सुरक्षा होगा, दूसरा आर्थिक सहायता हो जाएगा, तीसरा उनको हथियार मिल जाएगा, लाभ बता सकते हैं। अच्छा अब मान लेते हैं कोई महाशक्ति बन रहा है, ये तो छोटे देशों को लाभ हो गया, शीत युद्ध के कारण हो गया, किसी भी गुट में शामिल होने के लिए छोटे देशों को लाभ हो गया। अच्छा ये बताइए, मान लेते हैं कोई देश इस गुट में शामिल होता है, तो इस महाशक्ति को क्या लाभ होगा? हाँ, प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं उसकी प्राप्ति हो जाएगी। कोई देश अगर उससे जुड़ेगा तो उसकी प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, उसका बताएगा कि हम नया नया टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, आप उसको प्राकृतिक संसाधन निकलवाइए, लाइए, प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति हो जाएगी। और भू क्षेत्र भी हमारे में आ जाएगा, आखिर हमारे में ना आ जाएगा, जब हमारे में शामिल हो गया तो हम कहेंगे हमारा ही है, तो भी शामिल हो जाएगा। और क्या, महाशक्ति वहीं पे अपना सैन्य ठिकाना स्थापित कर लेगा, वहीं से कई देशों को अपना देख भी लेगा, नहीं कर सकता है? एक चीज और क्या करें, हम बहुत बड़े हथियार बनाने जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा भी लोग सहयोग करेंगे तो हम बहुत बड़े हथियार का परीक्षण भी कर लेंगे, यानी सैन्य खर्च में हमारी मदद मिल जाएगा। तो छोटे देशों के शामिल होने से महाशक्तियों को लाभ क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति, भू क्षेत्र का लाभ, सैन्य ठिकानों की स्थापना और सैन्य खर्च में मदद, ये हो जाएगा। तो इतनी चीजें आपको हम बता दिए।
शीत युद्ध का दौर कब से कब तक चला। हम कहें बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक था। शीत युद्ध चलने लगा दोनों के बीच, यही प्रतीक है। जब बर्लिन की दीवार गिरेगी तो शीत युद्ध का दौर खत्म हो जाएगा। तो वही लगभग कब गिरेगा, अंतिम में गिरेगा 91 बर्लिन की दीवार सारे लोग मिलकर गिराएंगे। अच्छा, पहली दुनिया किसे कहेंगे। ये है पहली दुनिया। जो पश्चिमी गुट के लोग हैं इसको पहले हैं प्रथम दुनिया। द्वितीय दुनिया किसको कहेंगे। और तीसरी दुनिया किसे कहेंगे। तीसरी दुनिया हाँ, गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत, जो दक्षिणी एशियाई देश लगभग होंगे दक्षिणी एशिया के, उनको कहा गया ये तीसरी दुनिया के देश बनेंगे।